स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर जैसा कि आपको मालूम है कौन सा चल रहा है, फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, उसमें आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा आपको मैंने 3 टॉपिक और पढ़ाए हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और हाउस ऑफ पीपल। इसके बारे में मैं आपको पहले की स्लाइड्स में और क्लासेस में बता चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, प्रेसिडेंट। ओके, द प्रेसिडेंट। सो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी बुक को ओपन करें और उसके साथ ही जो भी मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें। ओके, सो द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ द प्रेसिडेंट। भारतीय संघ या भारत की संघ की जो कार्यपालिका है उसके जो प्रमुख होते हैं, इंडियन यूनियन मतलब भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है, इंडियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो उसके हेड हैं। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये एक इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स एक निर्वाचक मंडल होता है, मतलब जो लोग इनको चुनते हैं, वो जितने भी लोग इनके इलेक्शन में शामिल होते हैं उसको मिला करके कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। इट कंप्राइज मेंबर ऑफ बोथ द हाउस एंड इलेक्टेड of elected members of the legislative assembly। ठीक है, तो इनके निर्वाचक मंडल में या इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन शामिल होता है तो वो समझ लीजिए आप। इसमें जो संसद है उसके जो दोनों हाउसेस हैं उनके मेंबर्स और जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके सभी के मेंबर। ओके, तो ये सब मिलकर इसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं और ये सभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस और योग्यताएं होनी चाहिए। सो लेट्स सी। नंबर 1, ही सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। सेकेंड इज शुड हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी आयु कम से कम 35 ईयर या उससे ज़्यादा हो। शुड हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता रखता हो, मतलब जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है वो जो योग्यताएं चाहिए वही वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी खड़ा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द यूनियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट। वह यूनियन मीन्स संघ या केंद्र और स्टेट मीन्स राज्य सरकार में के अधीन कोई भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब जैसे सैलरी बेस्ड ना हो कि इंडियन गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो तो उसे बोलते हैं, जहाँ उसे सैलरी मिल रही है, पे किया जा रहा है, उसे लाभ का पद बोलते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो उसे पहले वहाँ से, अगर वो ऐसा है तो उसे वहाँ से रिज़ाइन करना होगा। ओके, सो ये आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्लाइड में आप देख रहे हैं, अपनी बुक में देखेंगे। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र में जो कार्यपालिका है, जो ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, जो केंद्र में जो कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियाँ, जितनी भी पावर हैं, ऑल द पावर्स ऑफ द, जितनी भी पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। तो संघ की जो कार्यपालिका है
उसकी समस्त शक्तियाँ जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं या निहित होती हैं उसमें। ओके, ही सी विल यूज दिस पावर्स और कॉज टू बी यूज्ड बाय द सबऑर्डिनेट स्टाफ। राष्ट्रपति जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो जो जितनी भी पावर्स हैं तो उनके अंडर में जो स्टाफ है ना, वो उनके माध्यम से या स्वयं के माध्यम से इन जो पावर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एज पर 42nd amendment of the constitution, it has been provided that the president shall function only according to the advice of the cabinet. Such advice shall be binding upon him. देखिए, संविधान बनने से लेके और 1976 तक सारी पावर्स जो थी वो किसके पास थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए उस पर, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के फंक्शन पर। उसमें क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैबिनेट के सजेशन पर, ठीक है, कैबिनेट के सजेशन पर या उनके परामर्श पर या उनकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट हैं पहले अपने मर्जी से काम करते थे, अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन जब ये संविधान संशोधन हुआ उसके बाद प्रेसिडेंट के ऊपर जो फंक्शन है, उनकी जो पावर है, उस पर कुछ बाउंडेशन लगा दी गई। ये बाउंडेशन लिमिट ये थी कि जो कैबिनेट उन्हें एडवाइस करेगी उसके अनुसार वो काम करेंगे। इससे क्या किया गया, जो उनकी शक्तियाँ हैं उनको थोड़ा सा बांध दिया गया। अब क्या क्या पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, तो सुनिए। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन और पावर ड्यूरिंग पीस टाइम। एक ऑर्डिनरी कंडीशन मीन्स साधारण परिस्थितियाँ, है ना, और जब शांति, देश में शांति और की व्यवस्था स्थिति होती है और सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, तब प्रेसिडेंट की पावर कुछ और होती हैं। और अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस और पावर ड्यूरिंग एमरजेंसी, और कुछ असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं और या एमरजेंसी जैसी स्थिति होती है, जब आपातकालीन की स्थिति होती है, तब उनकी जो शक्तियाँ हैं वो कुछ और होती हैं। तो ठीक है, अब राष्ट्रपति जी के क्या क्या फंक्शंस हैं ये देख लीजिए। ठीक है, नंबर 1 इज अपॉइंटमेंट। देखिए आप, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ठीक है, क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति करना, है ना, तो अपॉइंटमेंट की नियुक्ति, और जो बाकी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स या और जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी को अपॉइंट करना। सो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ सच पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर विच हैज़ वन द इलेक्शन विथ मेजॉरिटी। इसका मीनिंग है कि जब पार्लियामेंट के चुनाव हो जाते हैं ना, हाउस ऑफ पीपल के जो चुनाव हो जाते हैं, तो जो भी पार्टी को बहुमत मिलता है या मेजॉरिटी मिलती है, तो उसका जो लीडर होता है, ठीक है ना, उस पार्टी के लीडर को जो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ओके। इफ एनी वन पार्टी हैज़ नॉट सिक्योर्ड मेजॉरिटी, देन द प्रेसिडेंट एट हिज हर discretion appoints such person as prime minister who can give a stable government after obtaining vote of confidence from the house. Okay, अगर अब मैंने अभी आपको बताया कि जिस पार्टी को क्या मिला हो, बहुमत मिला हो या मेजॉरिटी मिली हो, और इन केस अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, तब क्या कंडीशन बनेगी, तो उसमें ये होगा कि राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, कॉन्फिडेंस मोशन यूज़ होने के बाद, कि उनको जो लगता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, ताकि बार बार चुनाव ना करवाना पड़े। तो और जो जिसको भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, वो हाउस ऑफ पीपल में क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन का वोट होता है। ठीक है, और उसमें क्लियर होने के बाद स्थिर शासन जो है वो मिल जाता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव इस तरीके से करते हैं।
नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो जो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स जी के सजेशन पर, प्राइम मिनिस्टर्स जी जिस भी व्यक्ति को बताते हैं या जिस भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताते हैं उस विनिंग पार्टी के, उसको वो मंत्री बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट। अब कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं जो राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में एक चीज़ है कि हेड तो कॉन्स्टिट्यूशन में हेड किसे बताया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन ये केवल नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के हेड हैं, है ना। एक्चुअल हेड जो है वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो नेक्स्ट इज वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट, एम्बेसडर्स फॉर फॉरेन कंट्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल एंड ऑफिसर्स ऑन द and officers on other important post. The president makes appointments only on the advice of the prime minister and council of ministers. इसका मीनिंग है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सारे स्टेट्स जो हैं उनके लिए जो गवर्नर होते हैं उनका इलेक्शन, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो भारत की तरफ से जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से, सरकार के वकील भी बोल सकते हैं इनको, तो ये सरकार की तरफ से हमेशा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं, इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। चेयरमैन ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में संघ लोक सेवा आयोग, इसके चेयरमैन और इसके प्रमुख, इसके अध्यक्ष और सदस्य दोनों। ठीक है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मीन्स कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। ये जितने भी अपॉइंटमेंट हैं ये कौन करता है, प्रेसिडेंट, बट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। एडवाइस और सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने सारे ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये करते तो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द सजेशन और एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नंबर थर्ड इज लेजिस्लेटिव पावर। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट हैज़ फॉलोइंग पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग होते हैं भारतीय संसद का। ठीक है। तो राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो कुछ लेजिस्लेचर पावर है उनके पास, देखते हैं। नंबर ए, पॉइंट ए, टू समवन द पार्लियामेंट, टू होल्ड अ सेशन, टू एडजर्न इट एंड टू डिसॉल्व इट। संसद के अधिवेशन को, सेशंस को बुलाना, एडजर्न स्थगित कर देना, डिसॉल्व भंग कर देना, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। पॉइंट बी इज टू एड्रेस कंबाइंड सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड देयर आफ्टर एवरी ईयर। इसके अलावा हर आम चुनाव के बाद, जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद और हर प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में कंबाइंड सेशन लेते हैं। दोनों सदन मीन्स हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट का जॉइंट सेशन होता है दोनों सदनों में, और वहाँ ये अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है। नंबर सी पॉइंट इज द टू नॉमिनेट 12 members to the Council of State from amongst persons having special quality in the field of art, literature, music or any other such field. इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास हाउस ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ स्टेट में 12 मेंबर्स चुनने का अधिकार होता है, लेकिन ये मेंबर्स किस फील्ड से होना चाहिए, लाइक दैट आर्ट, कला,
लिटरेचर साहित्य से, म्यूजिक संगीत से, और कोई विशेष फील्ड हो उससे। ओके, तो ऐसे 12 सदस्यों को नामजद करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डी पॉइंट इज टू गिव असेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद द्वारा जो या पार्लियामेंट द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं, है ना, उनको पास करना या स्वीकृति देना, उन पर अपनी हामी भरना कि ये ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज to promulgate ordinance when the parliament is not in session, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। टू प्रोमोलुगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, जब पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है, जब पार्लियामेंट नहीं लग रही होती है, ऐसे समय में अगर किसी ऑर्डिनेंस की या अध्यादेश की ज़रूरत होती है, कोई आदेश विशेष आदेश पारित करना होता है, ऑर्डिनेंस पास करना होता है, तो ऐसे समय में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस ऑर्डिनेंस को पास करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या हैं, अब देखिए। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मनी बिल्स इज नेसेसरी बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट कॉज टू बी प्रेजेंटेड अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बजट फॉर द कंट्री। ठीक है, इसका मतलब है कि हर वर्ष जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में या हाउस ऑफ पीपल में जो मनी बिल होते हैं, है ना, मनी बिल्स जो होते हैं, उन पर सब पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेना या सहमति या स्वीकृति लेना जरूरी होता है। ओके, इसके अलावा देश के लिए हर साल एवरी ईयर जो बजट होता है, जो सरकार का आय और व्यय का ब्यौरा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा है, वो भी देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब आते हैं उनकी जुडिशियल पावर पर। आप देख रहे हैं यहाँ जुडिशियल पावर। सो क्या क्या जुडिशियल पावर होती हैं उनकी, देखते हैं हम।